अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अज़ीज़ नाज़रीन गिरामी, माशाल्लाह हमारे सामने जो मौजूद है जनाब सैयद अल्ताफ़ुद्दीन आर्थोडोंटिस्ट है और जनाब बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से दांतों के माहिर है और जो मास्टर ऑफ आर्थोडोंटिस्ट है। और माशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वह हमारे बेहतरीन सवालात का बेहतरीन जवाब देंगे। जनाब का तारुफ़ मैं पेश करूँगा। जनाब पुणे से इस डिग्री के माहिर हुए हैं और माशाल्लाह जनाब इस फील्ड में कब से है मैं इंशाल्लाह उनसे पूछूँगा और इंशाल्लाह उनसे बेहतरीन सवालात पूछूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सेहत के लिए और ख़ास तौर पे आपके दांतों के लिए जो भी सवालात करूँगा उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको वो बेहतरीन जवाब देंगे। आप इस फील्ड में कब से हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी मैं इस फील्ड में 10 साल से हूँ और मास्टरी किया हूँ मैं। मेरा कोर्स ऑर्थोडोंटिस्ट है, स्पेशलिटी जो लोगों के बच्चों के जो दांत ऊंचे रहते हैं जी या टेढ़े मेढ़े रहते हैं जी जो अपीयरेंस में वो लोग मुस्कुराने के लिए कतराते हैं जी तो वो केसेस को मैं हैंडल करता हूँ। अच्छा, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह जनाब सैयद अल्ताफ़ुद्दीन साहब हमारे सामने मौजूद है। मैं सबसे पहले उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि दांत जो होते हैं वो आमतौर पे बहुत से लोगों के नीचे होते हैं, कभी टेढ़े होते हैं, कभी बड़े होते हैं, उसकी वजह क्या है? जी इसके कई वजह हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहली बात यह है कि न्यूट्रिशन जो रहता है, जो ग़िज़ा जो हम खाते हैं, जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है तो वो ग़िज़ा जो सही नहीं मिल पाने की वजह से काफ़ी उसमें चेंजेस आती हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज़ होती हैं। कैल्शियम स्पेशली जो मेन इंग्रेडिएंट है, मिनरल है, उसके अलावा फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, ये काफ़ी न्यूट्रिशन की नहीं मिल पाने की वजह से प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। जैसे कुछ हैबिट्स रहते हैं, बाज़ बच्चों को उंगली मुंह में पकड़ के चूसने की आदत रहती है तो वो भी एक डिलीटेरियस इफेक्ट रहता है जो एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है ओरल कैविटी में, जिस वजह से ये मालक्लूजन बोलते हैं हम, एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो है मालक्लूजन है वो होता है। अब जो प्रॉब्लम है उसका तो इलाज तो रहेगा ही, तो इंशाल्लाह आगे और इलाज के बारे में हम जानेंगे। अच्छा माशाल्लाह। मगर जो दांत टेढ़े होते हैं बचपन से ही माशाल्लाह, कुछ लोगों के बेहतरीन दांत होते हैं और कुछ लोगों के टेढ़े नीचे ऊपर होते हैं, तो ये जो दांत टेढ़े और नीचे ऊपर होते हैं तो उसको कब करना चाहिए, यानी उसका उम्र क्या है या फिर उसको सही करना कब करना उसको, और सही इस्तेमाल कब होता उसका इलाज का? जी ऐसी बात है, दांत इन ऊपर वाले ने अल्लाह पाक ने हम सबको 2 किस्म के दांत दिए हैं। एक जो हम लोग बोलते हैं मिल्की टूथ, जो जब बच्चा पैदा होता है, हाँ स्टार्टिंग में 6 महीने जब पहला दांत उसको निकलता है जो नीचे का रहता है सामने का, उसके बाद में तकरीबन उसको 2.5 साल लगते हैं, 3 इयर्स तक पूरे उसके मिल्की टूथ आ जाते हैं ओरल कैविटी में, मुंह में। जी इसके बाद क्या होता है, जो परमानेंट टूथ है वो 6 ईयर्स से स्टार्ट होते हैं आना, 6 to 7 ईयर्स, बाद किसी को लेट भी होता है, 8-9 ईयर्स तक भी जाता है। ये सब न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से होता है, जो बराबर बच्चे दूध नहीं पीते हैं, जिनको न्यूट्रिएंट्स बराबर नहीं मिलते हैं, जी वो है। अच्छा, तो 7 to 8 ईयर्स सही टाइम रहेगा। जी 7 to 8 ईयर्स। अगर उसके मतलब उसके बरखिलाफ़ अगर हम लोग 7 to 8 के वक्त इस इलाज नहीं करें तो फिर आगे कुछ प्रॉब्लम होती है क्या? 7 to 8 ईयर्स में क्या है, स्क्रीनिंग पीरियड रहता है कि हमको पता चलता है कि फ्यूचर में नेक्स्ट पोजीशन क्या रहेगा परमानेंट टीथ का। अगर वो पोजीशन चेंज होने वाला है तो हम लोग पहले ही बाई एक्सरेज की तरफ से या डिजिटल डायग्नोसिस की तरफ से, आजकल बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये टीथ का पोजीशन क्या होने वाला है 1, 2, 3 साल में। तो उस मुताबिक हम लोग उसके ऊपर टेस्ट और एक्सपीरियंस के मदद से हम लोग उसको पता करते हैं क्या पोजीशन रहना चाहिए और क्या इलाज रहेगा फ्यूचर में। अगर डिले किया जाएगा तो जाहिर सी बात है मालक्लूजन क्रिएट होगा, और जब मालक्लूजन के लिए आपको क्लिप ट्रीटमेंट ज़रूरी पड़ेगा। अच्छा, आजकल जो क्लिप्स आ रहे हैं वो क्लिप्स कितने किस्म के होते हैं, और जब क्लिप्स लगाते हैं तो उसका मतलब असर किस तरह होता है हमारे ऊपर? जी क्लिप्स कई किस्म के होते हैं। जनरली एक आम भाषा में बोलूँ तो 2 किस्म के लोग पहचानते हैं। काफ़ी लोग जो हमारे जवान लड़के लड़कियां हैं कॉलेज में और स्कूल्स में देख रहे होंगे कि एक मेटल वाले दांतों के पे एक छोटा सा पिन चिपका दिया जाता है। जी वो एक वाइट कलर का भी रहता है, मेटल कलर का भी रहता है। थोड़े आज के नए एडवांसमेंट आप शायद नहीं पता होगा, नहीं दिखने वाले भी क्लिप्स आ गए हैं मार्केट में। तो उसकी वजह से आपके फ्रेंड्स और आपके घर वालों किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्लिप्स पहना भी है और आपका इलाज भी हो रहा है साथ में। अच्छा, तो 2 किस्म के क्लिप्स होते हैं। जी जी। और एक आपसे सवाल ये है कि
आजकल जो बच्चों में ख़ास तौर पे जो लोग चॉकलेट खाते हैं तो उन्हें कीड़ लगता है उनको, जी तो जी उसकी मतलब उसका इलाज क्या है कीड़ लगने का? जी, आजकल के बच्चों का क्या है, सॉफ्ट डाइट हो गया है पूरे। पहले आपके वालिद साहब, हमारे वालिद साहब वो ज़माने में क्या है, एकदम रॉ मटेरियल्स खाते थे, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ एकदम मार्केट से आज डायरेक्टली वो खाया करते थे, जिससे फाइबर मिलता था। इम्पॉर्टेंट है वो, न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर अब क्या हो गया है, बच्चों को स्टार्टिंग होते ही वो शुगर पे, मतलब शक्कर पे ज़्यादा चॉकलेट्स हो गए हैं, या तो ब्रेड हो गए हैं, या तो स्मॉल वो क्रीम बिस्किट्स हो गए हैं। इससे क्या होता है, शुगर इंटेक उनकी ज़्यादा हो चुकी है। वो शुगर इंटेक ज़्यादा रहने की वजह से, और उसके साथ साथ इम्प्रॉपर ब्रशिंग, जो बच्चे आजकल बहुत कतराते हैं ब्रश करने से, बहुत बच्चे रोते हैं ब्रश करने से, वो नहीं करने की वजह से वो शुगर जो क्या है ना, दांतों पे चिपक जाता है। वो चिपकने की वजह से उस पर बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उसमें अटैच होके उसमें कैविटी शुरू करते हैं। और जब ये कैविटी शुरू होते हैं, जाहिर सी बात है उसको दर्द होगा और आगे उसको बहुत प्रॉब्लम देना चाहिए। अच्छा, और एक सवाल ये था कि रूट कैनाल एक ट्रीटमेंट है जी, तो मतलब उसका इलाज किस तरह होता है, उसका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं हम लोग? जी देखिए, जब कैविटीज़ होते हैं स्टार्टिंग स्टेजेस में, जब उसको अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, आम आदमी को तो पता नहीं चलता है कि कब उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए नहीं चाहिए। इसके लिए तो आपको डेंटिस्ट की तरफ और के पास आना चाहिए। जो डेंटिस्ट के पास जब आएंगे तो वो अपने एडवांस ट्रीटमेंट्स की तरफ से, या तो एक्सरे की वजह से, हाँ, या कुछ मेथड से वो आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कीड़ कहाँ है और कितना है और कितना डैमेज हुआ है, और डैमेज के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट रहता है। अगर बहुत बारीक अराउंड 1 मिलीमीटर अगर लीजिए रफली उतना डैमेज हुआ है, तो हम लोग उनको वाइट सीमेंट्स है या सिल्वर अमालगम है, ऐसे टेक्निक से हम लोग उसमें जो कीड़ लगा है वो साफ़ करते हैं, बाय ड्रिलिंग करके थोड़ा साफ़ करते हैं, और उसमें एक इनर्ट मटेरियल रहता है जिससे आपको फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो, वो उसमें फिल करते हैं। तो इसमें भी 2 किस्म के फीलिंग्स रहते हैं, एक मेटल का रहता है और एक वाइट कलर का रहता है। अभी मेटल वाला फीलिंग बहुत दिखने की में अच्छा नहीं रहता है बोल के काफ़ी अभी लोग अवॉइड कर रहे हैं, और वाइट सीमेंट्स आ गए हैं आज मार्केट में, और इंशाल्लाह उनसे काफ़ी बेहतरी तरीके से आपके जो कीड़ है वो साफ़ होते हैं, और आपको फ्यूचर में ना होने के लिए भी वो मदद करते हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सर। जनाब अल्ताफ़ साहब बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे सवालात का जवाब दे रहे हैं। मैं इंशाल्लाह और एक सवाल सर्जरी के मुतालिक करना चाहता हूँ जनाब से। सवाल ये है कि आजकल जो दाढ़ का दर्द यानी अक्ल के दाढ़ जो आते हैं लोगों को, और ख़ास तौर पे बच्चों को आते हैं, तो होता ये है कि बच्चे बहुत तंग करते हैं और बहुत परेशान होते हैं बच्चे जी, तो उसका इलाज किस तरह करना चाहिए? जी, सबसे पहली बात ये हमको जानना चाहिए कि कब होता है और क्यों होता है। जैसे आपके पहले मैंने ज़ाहिर किया था कि कीड़ शुगर इंटेक, जो शक्कर ज़्यादा खाने की वजह से होता है। छोटे बच्चों से देखिए 5 to 12 ईयर्स तक ये बच्चे क्या है, स्कूल के बाद जाते हैं, कैंटीन में जाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, उसकी वजह से ये दर्द हो सकता है। तो कौन से स्टेज में है उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं एक्सरे के ज़रिए, हाँ, फिर वहाँ पे आसपास जो इन्फेक्शन है उसके ज़रिए वो देखने के बाद हम पता करेंगे कि उसको आगे फिलिंग करना चाहिए या रूट कैनाल करना चाहिए, वो जब भी बता सकते हैं। स्टेज वाइज डिपेंड रहता है। और जो बच्चे हैं जो अक्लदाढ़, जैसा हमारे एंकर साहब ने बताया है कि अक्लदाढ़ में जो दर्द होता है वो जनरली 17 to 25 ईयर्स की एज ग्रुप में होता है। 17 to 25 में क्या होता है, जो थर्ड मोलर बोलते हैं हम लोग, टेक्निकली थर्ड मोलर रहता है, मतलब तीसरा दाढ़, जो लास्ट में ये एज ग्रुप में होता है। जब आपके जबड़े में जब जो साइज़ अगर ना हो तो गैप काफ़ी कम हो जाता है, उसकी वजह से वो दांत अंदर हड्डी में ही रह जाता है, बाहर आ ही नहीं सकता। और उसको तो एक नेचुरल फिनोमेनन रहता है कि वो अंदर आए, एकदम बाहर निकलने की वजह से, जगह ना होने की वजह से वो दर्द पैदा करता है, वहाँ पे इन्फेक्शन तैयार होता है, मसोड़ा फूल जाता है, बाज़ जन को मुंह में बदबू आती है, थोड़ा पस जमा है जैसा महसूस होता है, ये सब उसकी वजह से है। और इसका इलाज ये है कि उस दांत का हमको ट्रीटमेंट करना चाहिए। माशाल्लाह। और एक सवाल ये था कि डेंटल इम्प्लांट्स जो एक जिस तरह आप बता रहे थे कि आप दाढ़ों के बताने में, उसका और एक सवाल ये आपसे ये है कि डेंटल इम्प्लांट्स क्या है आखिर? जी, डेंटल इम्प्लांट्स एक एडवांस डेंटल ट्रीटमेंट है जो आजकल लोग बहुत प्रिफर कर रहे हैं, बहुत मुनासिब समझ रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि पहले ज़माने में, आई थिंक अराउंड लाइक 15 to 20 ईयर्स बैक, एक रेवोल्यूशन आया डेंटिस्ट्री में। वो क्या है, जो भी दांत मिसिंग होता है, जो कीड़ की वजह से या मार की वजह से गिर गए हों बचपन में, उसको रिप्लेस किया जाता था। पहले रिमूवल टाइप्स आते थे, अभी फिक्स टाइप आ रहे हैं। हाँ, फिक्स वैराइटीज़ में क्या होता है, एक आगे का और एक पीछे के दांत का थोड़ा शेपिंग किया जाता है, ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर रफली पूरे साइड से, 3 साइड से उसका शेपिंग किया जाता है और उसका माप लिया जाता है, उसके ऊपर एक क्राउन बिठाया जाता है।
मगर आपकी थिंकिंग ये है कि आसपास के दांत को क्यों डैमेज किया जाए, उसकी नेचुरलिटी में क्यों हम कमती किए। तो वो ना होने की वजह से क्या है, एक टाइटेनियम इम्प्लांट्स, डेंटल इम्प्लांट्स बोल के अभी एक एडवांस डेंटल ट्रीटमेंट आया है, उसमें एज ए स्मॉल स्क्रू हार्डली अराउंड 1 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर्स एज यू कैन से, वो मिलीमीटर का स्क्रू आपके जहाँ पे जो मसूड़े में जहाँ पे दांत नहीं है वहाँ पे फिट किया जाता है और इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको दांत आ जाएगा। और ये दांत के ऊपर इतनी मजबूती रहती है, आप अपने नेचुरल टूथ से ज़्यादा मजबूत इसमें फील कर सकते हैं। आप उस पर सख्त चीज़ भी खा सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, आपको बिना कोई डर के। जज़ाकल्लाह। जनाब अल्ताफ़ुद्दीन साहब मौजूद है जो माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से आपकी सेहत के बारे में आपको बता रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे ही लोग जो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे ही लोग सेहतमंद हो, और सारे जो भी लोग हमें सुन रहे हैं और इनके इल्म से, उनके तजुर्बे से, उनके ख़यालात से और सारे ही इनके मुताले से इस्तिफ़ादा हासिल करें और कुछ फ़ायदा हासिल करें। मैं जनाब से और एक सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से मुंह की सफ़ाई बताई, दांत के बारे में बताया, और एक सवाल ये है कि मुंह की सफ़ाई किस तरह करनी चाहिए? जी, मुंह की सफ़ाई बहुत ज़रूरी है। अपने इस्लाम में भी यह है कि सफ़ाई आधा ईमान है, तो मुंह की सफ़ाई भी ज़ाहिर है अपने को बहुत अच्छी रखनी चाहिए। बहुत सारे हमारे लोग मिसवाक से साफ़ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मिसवाक में ऐसे कई साइंटिफिकली प्रूवन ऑयल्स हैं, नेचुरल ऑयल्स हैं जो बैक्टीरिसाइडल है, जो मतलब बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, वायरस को ख़त्म करते हैं और मुंह में एक ताज़ा खुशबू भी पैदा करते हैं। मिसवाक ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ब साथ क्या होता है, मिसवाक स्ट्रेट एक लकड़ी रहती है जो आपके हर दांत की तरफ जाके नहीं साफ़ कर सकता। जैसे आखिर के दाढ़ है जो अकल दाढ़ बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छी तरीके से साफ़ नहीं कर सकता, दांत के पिछले हिस्से में बराबर साफ़ नहीं कर सकता। जो नीचे के दांत है, जो ज़बान के तरफ का हिस्सा है, वो मिसवाक बराबर से साफ़ नहीं कर सकता। तो वो जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको ओवरकम करने के लिए हमें पेस्ट और ब्रश भी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल फ्लेक्सिबल ब्रशेस आ गए हैं। जो फ्लेक्सिबल ब्रशेस एकदम जो जगहों पे जहाँ पे हमारा मिसवाक नहीं रीच कर सकता, ये ब्रश रीच करके उसको निकाल सकता है। तो ज़रूर ब्रश और पेस्ट कीजिए। 2 टाइम्स करना बहुत ज़रूरी है। रात का भी ब्रश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात के टाइम में क्या होता है कि इंसान में जो रात का डिनर किया है वो खाना दांतों के बीच में फंस चुका होगा। वो जनरली वो फंसने की वजह से फिर रात भर उसको एक 8 to 10 आवर्स मिलता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाए और इन्फेक्शन हो आपको। तो वो ना हो, तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ, आपको मशवरा देता हूँ कि रात का भी ब्रश ज़रूर करें। अच्छा, माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। और एक सवाल ये है कि मुंह की सफ़ाई का ख्याल किस तरह रखना चाहिए? जी, सबसे बात मैंने ये कहना है कि 2 टाइम्स आप ब्रशिंग ज़रूर कीजिए। बहुत हमारे साथी लोग हैं जो उनके दांत टेढ़े हैं, वो बराबर से ब्रश नहीं कर पाते। वो बोलते हैं हम ब्रश करते हैं, बाज़ जन को मैंने ये भी देखा है कि वो लोग 5 से 10 मिनट, बाज़ जन हाफ़ एन आवर, आधे घंटे तक भी ब्रश करते ही रहते हैं। नहीं, गलत बात है, इतनी देर तक करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा ज़ोर से ब्रश करेंगे तो क्या होगा, आपके जो टूथ के ऊपर नेचुरल कोटिंग रहती है इनेमल, वो इनेमल कोटिंग चले जाएगी और आपको शायद सेंसिटिविटी होगी। तो आधे घंटे तक करने का या 10 मिनट 5 मिनट किया है बोल के वैसी बात नहीं है। 2 मिनट कीजिए, सही तरीके से कीजिए तो ज़रूर साफ़ होंगे। अच्छा, माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से जनाब सैयद अल्ताफ़ साहब आपको बता रहे थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहतमंद करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके जो बच्चों को अक़ल के दाढ़ आ रहे हैं, जिससे आपको तकलीफ़ हो रही है, उससे भी दूर करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके इल्म से आपको फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, खुश रखे। जनाब से और एक सवाल ये है कि दाँत, आजकल देखा जाता है कि दाँत टेढ़े हैं, अभी सवाल फर्स्ट में किया था आपको मैं। जी जी। तो उसी तरह और एक सवाल ये था कि ख़ास तौर पे दाँत टेढ़े होते हैं, उसको बिठाते अलग, टेक्निक आ गई अलग अलग। जी जी। पहले ज़माने में होता था कि लोग दाँत टूट गया तो बिठाना मुश्किल था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, तो टेक्निक जो सामने आपके पेश है दाँतों की, तो किस तरह उसे यूज़ करना चाहिए? जिस तरह टेक्निक न्यू आई है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जी, दांतों के मसले जो है लोग बहुत डिले करते हैं, और दांतों के जो ट्रीटमेंट्स रहते हैं ज़रा महंगे रहते हैं कंपेयर टू अदर मेडिकल प्रोसीजर, लोगों में आम ख्याल है। मैं बताना चाहता हूँ ये बिल्कुल गलत बात है कि दांतों का इलाज बहुत महंगा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपका ये जो थिंकिंग है वो चेंज करना चाह रहा हूँ कि दांतों का इलाज अगर आप जल्द से जल्द ना करें तो आपको महंगा पड़ जाएगा। ये बात आप गौर कीजिए।
अगर आप दांतों का इलाज डिले करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको डिले होते होते एक बड़ा मसला बन जाएगा, जिसका हल जो नॉर्मल प्रोसीजर से होना चाहिए, जैसे कैविटीज़ है फॉर एग्जांपल, अगर आप उसको सही स्टेज में आप लाके नहीं चेक करेंगे और फिलिंग नहीं करेंगे तो वो आगे जाके और पल्प तक, डेंटल पल्प है जो अंदर नस रहती है वहाँ तक चले जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद इन्फेक्शन, आपको दर्द होगा, आपको रातों की नींद हराम हो जाएगी। तो ये कंडीशन में उसको रूट कैनाल करना पड़ता है और काफ़ी डिफरेंस होता है सीमेंट फिलिंग में और रूट कैनाल में। कॉस्ट भी ज़्यादा होता है और आपको 2 to 3 विजिट्स भी लग सकते हैं। तो डिले करने की वजह से ज़्यादा आपको कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका और आपको प्रॉब्लम भी होगा। ये रूट कैनाल मतलब आप बता रहे थे अभी आपके जवाब में कि रूट कैनाल क्या है आखिर ये? जी, रूट कैनाल एक एडवांस डेंटल ट्रीटमेंट है। इसमें क्या होता है, जो लोग दांत के दर्द को समझ नहीं पाते हैं, जो एकदम लास्ट स्टेज में आते हैं, सर हमें दर्द हो रहा है, रातों की नींद हमें चली गई है, नसीब नहीं हो रही है, हमको बहुत परेशानी हो रही है, ये तकलीफ़ से आते हैं हमारे पास। तो वो उसमें क्या होता है, जो नर्व रहती है उसके अंदर इन्फेक्शन जमा हो जाता है। वो इन्फेक्शन जमा होने की वजह से ऐसा प्रेशर बिल्डअप होता है इन्फेक्शन का, जो दांत हैंडल नहीं कर सकता। तो वो है ना, दांत को पुश करते रहता है अंदर से। तो इसमें क्या होता है, इलाज के तौर पे हम क्या करते हैं, जो इन्फेक्शन जहाँ कहीं भी है बॉडी में, फर्स्ट रूल ये है कि उसे साफ़ किया जाए। तो वो इन्फेक्शन साफ़ करने के लिए हम उसके अलग केमिकल्स रहते हैं, डिफरेंट मेडिकल केमिकल्स रहते हैं, सेफ़ है, क्लिनिकली सेफ़ है, जो यूज़ करते हैं हम लोग, आपको कोई उससे नुकसान नहीं है जी। वो दांत के अंदर से ड्रिल करके जो कालिक है, फॉर एग्जांपल छोड़े कालिक है, वो निकालते हैं, क्लीन करते हैं। फिर वो जगह पे एक आर्टिफिशियल सीमेंट रहता है जो इनर्ट रहता है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उससे आपको कोई रिएक्शन ना हो, एलर्जी ना हो, वो मटेरियल उसमें डाला जाता है और आपको फ्यूचर में उसके ऊपर क्राउन कराना भी ज़रूरी है। माशाल्लाह। और एक सवाल ये था कि दांत में खिंचाई होती है, कभी दांत से खून निकलता है, जी जी, कभी मसूड़े में मतलब कुछ छाला आ जाता है, जी। तो उसका किस तरह मतलब उसका इलाज करना चाहिए? देखिए, ये 4 सवाल हो गए हैं, तो मैं बारी बारी उसका एक एक जवाब दूंगा। सबसे पहला आपका सवाल था दांतों का खिंचाव, यानी टीथ सेंसिटिविटी। जी, बहुत आजकल लोग उस पर दर्द से परेशान है, दांत सेंसिटिविटी हो रही हैं। सबसे पहली बात, ये वजह क्यों होता है हमें जानना चाहिए। ये ज़्यादातर, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, दांतों की ब्रशिंग, जो ब्रशिंग रहती है, बाज़ जन बहुत हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं, जो ब्रिसल्स रहते हैं ब्रश के बहुत ही घट रहते हैं, जो ज़्यादा घंटे तक करेंगे तो क्या है, नेचुरल इनेमल चले जाता है। तो अंदर जो है इनेमल के बाद नेक्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर जो रहता है वो डेंटिन रहता है। ये इनेमल जैसा उतना मजबूत नहीं रहता है, क्योंकि आपको शायद पता ना हो, पूरे बॉडी में, अपने जिस्म में सबसे मजबूत चीज़ वो है इनेमल, टूथ इनेमल। बोन्स भी नहीं है अपने, और कुछ भी इससे ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो जब इनेमल को बैक्टीरिया और ये वायरस ने तोड़ चुके हैं, उसमें रास्ता बना चुके हैं, नेक्स्ट आता है डेंटिन, वो ज़रा सॉफ्ट रहता है। तो उसमें नर्व्स के अपने एंडिंग्स रहते हैं, थोड़े बारीक माइक्रो एंडिंग्स रहते हैं, जो एकदम आपने आँख को नहीं देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक देखना पड़ता है। वो एंडिंग्स में नर्व्स के थोड़े एंडिंग्स रहने की वजह से आप जब भी कोई ठंडा पानी पियो, या तो फिर आप थोड़ा स्वीट खाएं, या तो फिर आप गर्म चाय पिएं, हाँ, तो जब भी वो दांत को ये सब लगते हैं तो आपके दांत खींचने लगते हैं। आप ये जान लीजिए, ये एक टेम्परेरी पेन है। आप जैसे ही ठंडा पानी पीना छोड़ देंगे, आपको एक 5 सेकेंड्स के बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे। माफ़ी चाहता हूँ। तो ये होने की वजह से उसके लिए इलाज करना बहुत ज़रूरी है। हम इलाज इसमें ऐसा करते हैं कि ड्यूरेशन कितना है हम वो जानने की कोशिश करते हैं। अगर 5 to 10 सेकेंड्स में होता है तो ये रिवर्सिबल है प्रोसेस। उसके लिए आजकल मार्केट में एक एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, चाहे तो वो स्टेज, डिपेंडिंग अपॉन स्टेज, जो स्टेज में है वो स्टेज के हिसाब से या तो सीमेंट, उस पर डेंटल सीमेंट्स लगाए जाते हैं जिसमें फ्लोराइड रहता है। फ्लोराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जो दांतों को मजबूत करता है अंदर। वो पेस्ट भी आए हैं आजकल मार्केट में, फ्लोरिडेटेड पेस्ट बोलते हैं या मेडिकेटेड पेस्ट बोलते हैं उनको। ये मेडिकेटेड पेस्ट आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, दिन में 2 टाइम इस्तेमाल कीजिए, और साथ ही साथ आपको वक्त मिले तो आप वही पेस्ट लेके जहाँ पे आपके दांत खींच रहे हैं वहाँ पे रख के मलें, एक 2-5 मिनट रखें और थूक दें, पेस्ट अंदर मत लीजिए। तो ऐसा करने से ये दर्द ज़रूर चले जाएगा। अच्छा, जो खून निकलता है, जब जी, ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग, तो उसकी खून क्यों निकलता है, पहले वजह उसकी, उसका इलाज किस तरह? इसका भी यही सही सीधा जवाब है कि ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। ब्रशिंग पे मैं बहुत एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, अब तक 4 बार आपको बता चुका हूँ, ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है।
ब्रशिंग ना करने की वजह से ख़ासतौर पे अपने जवान लड़के लड़कियां हैं जो कॉलेज और स्कूल को जाते हैं, वो कई बार मैंने नोटिस किया है जब हम मेरे क्लिनिक को आते हैं कि वो लोग ब्रश नहीं कर सकते बराबर, या वो देर होने की वजह से ब्रशिंग करना छोड़ देते हैं, सही टाइम पे नहीं करते हैं और वो खाना जमा होते रहता है। एक आम बात है, आप और मैं हम सब जनरली 3 to 5 टाइम्स दिन में खाना खाते हैं स्मॉल स्नैक्स को मिला के, तो आप सोचिए सिर्फ एक टाइम ब्रश करते हैं हम लोग, तो ये सही है 1 टाइम ब्रशिंग और 5 टाइम्स या 6 टाइम्स हम लोग का जो मील्स होते हैं, तो उसमें कितना बिल्डअप होता है, दांतों के बीच कितना खाना फंसता है आप ही सोचिए। तो इसकी वजह से ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है, और जब ये ब्रशिंग ना किए तो उसके ऊपर बैक्टीरिया जैसे मैंने आपको बताया है उस पर जमा होता है और वो मसूड़ों को इरिटेट करता है। वो इरिटेट करने की वजह से उसका एक बॉडी मैकेनिज़्म है कि जो मसूड़ों में वहाँ पे अपने जो फाइटिंग एंटीबॉडीज़ है, शायद आपको पता हो एंटीबॉडीज़ रहते हैं, अपनी इम्यूनिटी रहती है, वो वहाँ पे जमा हो जाती है और वो इन्फेक्शन से लड़ती है। वो इन्फेक्शन के लड़ने की वजह से वहाँ पे थोड़ा डैमेज होता है, थोड़ा कैजुअलिटी होती है समझ लीजिए आप वहाँ पे, इसलिए ब्लीडिंग होती है। माशाल्लाह जनाब सैयद अल्ताफ़ साहब, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दांतों के सेहतमंद के लिए बता रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप उस काबिल नहीं हैं कि कुछ इलाज कर सके, तो मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि आप शुरुआत में ही इस इलाज को तकमील तक पहुँचाएँ, ख़त्म कर दें, क्योंकि अगर आप इसे और बढ़ाएंगे, इसे कुछ वक्फ़ा देंगे तो ये इलाज बहुत बड़ा होगा और आपका ख़र्चा बहुत आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत अता करे और अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानी को दूर करे। और एक सवाल जनाब से सवालात कर रहा था, तो माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से उन्होंने मरकज़ी ख़याल ब्रश को बताया था, तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि ब्रश किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। जी जी, बहुत सही सवाल है आपका। काफ़ी लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, बहुत एक रेगुलर प्रोसीजर समझते हैं, बहुत आम बात है, यूँ हवा में हिला के ब्रश करते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। ब्रश करने का भी एक सही तरीका है, और ये है कि बच्चों का अलग तरीका है, बड़ों का अलग तरीका है। अच्छा। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। बच्चों को उनके माँ बाप से मैं गुजारिश करूँगा कि वो उनको पहले 2 टाइम्स ब्रश करने के लिए बताएं, उसके फ़ायदे बताएं। हाँ, ये आपको 5 to 6 ईयर्स तक उनके ब्रशिंग हैबिट्स पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लोग कैसे ब्रश कर रहे हैं, मॉर्निंग ब्रश कर रहे हैं, इवनिंग ब्रश कर रहे हैं सोने से पहले, बहुत ज़रूरी है। और बच्चों के लिए उनका अलग पेस्ट रहता है। मैं जानता हूँ बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इस टॉपिक पे ब्रश करने के लिए, तो इसलिए हम उनको मेडिकेटेड और फ्लेवर्ड पेस्ट देते हैं। जो फ्लेवर रहता है, बच्चे बबलगम फ्लेवर रहता है, डिफरेंट फ्लेवर्स रहते हैं, वो फ्लेवर्स के ज़रिए क्या है उनको इंटरेस्ट पैदा होता है कि ब्रश कैसा किया जाए। और मैं ये भी कहूँगा कि माँ बाप भी अपने बच्चों के साथ ब्रश कीजिए। वो इसलिए क्योंकि जो माँ बाप करते हैं वो उसको कॉपी करते हैं, वो कॉपी करके मैं भी वही करूँगा बोल के उनके दिल में वो इंटरेस्ट पैदा होता है। तो माँ बाप भी जो साथ में करेंगे तो बेहतर रहेगा, और आईने के सामने देख के करें। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि वो कैसा ब्रश कर रहे हैं, कितना बेहतरीन कर रहे हैं। आप उनकी तारीफ़ कीजिए, बहुत अच्छे ब्रश किए आपने। जी, बच्चों का कैसा है ब्रश तरीका आप सुन लीजिए। सबसे पहली बात, उनका भी सॉफ्ट ब्रश रहना चाहिए, हार्ड ब्रश मत लीजिए। बहुत सारे बच्चे हार्ड ब्रश भी इस्तेमाल करके उनका इनेमल लॉस करते हैं, उनको दांत का दर्द शुरू होता है, वो मत कीजिए। सॉफ्ट ब्रश लीजिए और उनको सर्कुलर मोशन में, मतलब राउंड गोल तरीके से, ऐसा मैंने जो आपको स्क्रीन में आप देख रहे हैं मुझे, ऐसा राउंड एंड राउंड करने बोलें। तो वो क्या, ये राउंड इसलिए बोल रहा हूँ मैं ताकि वो एक राइमिंग की तरह लिए राउंड एंड राउंड करके वो ब्रश करेंगे, तो ऐसे उनको हैबिट शुरू होगा। फिर इंशाल्लाह जब वो जैसा बड़े हो जाएंगे, जैसा वो आप 8 to 9 ईयर्स जैसा हो जाएंगे, 7 to 8 to 9 ईयर्स जैसा हो जाएंगे, जब उनका स्टाइल चेंज करना है, जब उनका अपने को अडल्ट स्टेज ऑफ ब्रशिंग शुरू हो जाती है, ये स्टेज में अपने को ये ध्यान रहना चाहिए कि दांतों के बीच में जो फंसा होता है, 2 दांत के बीच में जो खाना या चीज़ फंसा होता है, उसे निकालने का अपना टारगेट है। तो वो कैसा होगा, जो आप लेफ़्ट एंड राइट करते हैं वो बिल्कुल गलत है, उससे नहीं हो पाएगा वो। आप ही सोचिए, जब आप लेफ़्ट एंड राइट करेंगे तो खाना और अंदर डीपर फंस जाएगा और अंदर गहराई में फंस जाएगा, वो नहीं निकलेगा। उसको निकालने के लिए आपको अप एंड डाउन, यानी ऊपर और नीचे दांत का कोई भी हिस्सा हो, जैसा मैंने अब आपको स्क्रीन में देख रहे हैं, अप एंड डाउन मोशन में किया जाना चाहिए। साइड के दांत है, जो अपने पीछे दांत है, उसको भी अप एंड डाउन करना चाहिए। और सबसे कॉमन गलती जो अडल्ट्स, अपनी जो बड़े लोग हैं जो करते हैं ब्रशिंग में, वो क्या है, सिर्फ सामने जो दिखता है पार्ट वो दांत का, सिर्फ वही साफ़ करते हैं, वही क्लीन करते हैं। नहीं, दांत के पिछला हिस्सा जो है, जो ज़बान की तरफ का है, वो भी ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी सेम अप एंड डाउन मोशन किया जाता है। अगर आप इससे ये पोजीशन से 2 to 3 मिनट्स करेंगे सही, आईने में देख के,
तो इंशाल्लाह आपको सफाई ज़रूर सही होगी और आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम नहीं होगा। जज़ाकल्लाह खैर। जनाब सैयद अल्ताफ़ुद्दीन साहब जो MDS है माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से हमारी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और माशाल्लाह हमारे कहने पर लब्बैक कहकर जनाब ने हमारा अपना कीमती वक्त हमें दिया। जनाब का शुक्रगुज़ार हूँ और नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और दांतों के हिसाब से जो भी बताए थे जनाब ने कि किस तरह उसे ब्रश करना चाहिए, किस तरह वक्त पे ब्रश करना चाहिए, किस तरह दवाखाने को जाना चाहिए, जैसे ही बताएं माशाल्लाह। आखिरी सवाल ये है कि हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं और आप जो सेहत के बारे में बता रहे हैं माशाल्लाह उन पे अमल करेंगे, तो आपका आखिरी पैगाम क्या है हमारे नाज़रीन के लिए? जी, डेंटल प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए मैंने एक 3 कीज़ ऑफ ओरल हेल्थ बोल के बनाए हैं। जैसे कोई मसला होता है, मतलब एक ताला होता है, ये ताले की चाबी भी होना चाहिए। तो ये ताले की 3 चाबी है। जब तक आप खाली एक ही चाबी इस्तेमाल करेंगे तो वो ताला नहीं खुलेगा। आपको तीनों चाबी बराबर और सही वक्त पे इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये मसले का हल होगा। तो मैं इसको बोलता हूँ 3 कीज़ ऑफ डेंटल हेल्थ, ओरल हेल्थ। तो सबसे पहली बात मैं स्ट्रेस करता हूँ ब्रशिंग पे, साफ़ सफाई पे। सफाई आधा ईमान है, आप भी जानते हैं, तो इसलिए ब्रशिंग अच्छा कीजिए, सही टेक्निक में कीजिए, अप एंड डाउन मोशन में कीजिए। छोटे बच्चों के लिए राउंड एंड राउंड बोल के आप सुन के सिखाइए। और दूसरी बात, डेवलपिंग कंट्रीज़ में फ्लॉसिंग बोल के भी एक प्रोसीजर होता है, शायद आपको पता हो। उसमें क्या होता है, एक वैक्स्ड वायर रहता है, थ्रेड रहता है, जो दांतों के बीच में पर्सनली पहुंचा के उंगलियों के ज़रिए से वो साफ़ किया जाता है। ये भी एक तरीका है ब्रशिंग टेक्निक। जो लोगों को लगता है कि मेरे दांतों में अभी भी कुछ खाना फंसा है, ब्रश से नहीं निकल रहा सर, तो मैं उनको बोलता हूँ फ्लॉसिंग कीजिए। फ्लॉसिंग के लिए अलग टूथपिक्स आते हैं, उनके अलग जिसमें फ्लॉस रहता है, वो कीजिए। फर्स्ट पॉइंट इज़ ब्रशिंग, मेंटेनेंस फॉर एनीथिंग इज़ मेंटेनेंस। सेकंड पॉइंट, आप सेकंड की जो इम्पोर्टेंट है वो न्यूट्रिशन, सही डाइट। आप सही डाइट लेंगे, आपका शुगर इंटेक कम कीजिए। ख़ास तौर पे बच्चों को, माँ बाप को मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, वो क्या खा रहे हैं, कितना शुगर खा रहे हैं, शक्कर मतलब जो स्वीट्स है वो कितना ले रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके बिल्कुल बंद कीजिए स्वीट्स, नहीं, बिल्कुल नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ इनफैक्ट कि आप खाने के बाद उन्हें ब्रश करने बोलें। ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद भी ब्रश करें। 2 या 3 टाइम या ज़्यादा टाइम का ब्रश करने से ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, दांत उतना नहीं घसेगा, ठीक है। तो सेकंड ये है न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में उसमें फ़ाइबर इंक्लूड कीजिए। आप बच्चों को चॉकलेट और बिस्किट्स हटा के उनको रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स दीजिए, कैरेट दीजिए, गाजर दीजिए, कंकड़ी दीजिए। ये नेचुरल फाइबर है, जिससे उनके दांतों के में जो क्लीनिंग भी हो जाती है और उससे अपने फाइबर भी मिलता है, ठीक है। फ्रूट्स दीजिए, एप्पल्स दीजिए। रोज़ 1 ग्लास मिल्क कंपलसरी कीजिए, बच्चों को दूध पीने की आदत डालिए। तो उससे क्या होता है, दांतों को जो ताकत है, कैल्शियम और अलग मिनरल्स की जो ज़रूरत है वो उसमें रहता है, दूध की शक्ति रहती है उसमें। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, जब पहले 2 चाबी लगते हैं उसके बाद भी ताला निकलता है, तो थर्ड, तो आप थर्ड की अहमियत भी सुन लीजिए। थर्ड की अहमियत ये है कि आप रेगुलर डेंटल विजिट्स जाइए, एवरी 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स एक बार डेंटल विजिट कीजिए। वो इसलिए क्योंकि शायद आपके मुंह में कैविटीज़ तैयार हो चुके हों, मगर आपको नहीं मालूम। क्यों? कि आप सोचते हैं मुझे कोई दर्द नहीं है तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे कई टाइम पे आपको शायद दाँत में कालिक नज़र आती होगी, हाँ, जो दर्द नहीं देगा, सही बात है, मगर वो एक्सरे के ज़रिए या तो फिर अलग टेक्निक्स के ज़रिए से हम उसको पता करते हैं कि आपको कैविटी शुरू हुआ है या ना हो। अगर शुरू हो गया है तो हमने उसको ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया डिजिटल डायग्नोसिस की वजह से, और उसको हम लोग कैविटी को फिल करने के या रूट कैनाल की एडवाइस करेंगे। हम आपको रूट कैनाल तक तो नहीं जाएगा इंशाल्लाह, उससे पहले ही उसको कैविटीज़ को क्लीन करके डेंटल सीमेंट से भर देंगे। तो द 3 कीज़ आर, फर्स्ट इज़ मेंटेनेंस बाय प्रॉपर ब्रशिंग, फ्लॉसिंग। सेकेंड most important is diet, 1 glass of milk every day, lots and lots of leafy vegetables, हरे पत्ते वगैरह लीजिए, एंड शुगर इंटेक कम कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए प्लीज़, ज़्यादा मत दीजिए बच्चों को। एंड लास्ट एंड फाइनल की इज़ मेंटेनेंस बाय रेगुलर चेकअप्स। आप डेंटल चेकअप जब करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपके दांत में क्या चल रहा है। आपके मुंह में 32 टीथ है, 1 नहीं 2 नहीं, 32 टीथ है, जो 4 क्लासेस में डिवाइड है। आगे के दांत है, केनाइन है, प्रीमोलर्स है, मोलर्स है, एक एक का एक अलग तरीका रहता है इलाज करने का, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ सफाई में मैं ये ऐड करना चाहता हूँ फर्स्ट पॉइंट में, जो क्लीनिंग में है, ज़बान की भी सफाई बहुत ज़रूरी है।
ज़बान की सफ़ाई, ज़बान पे भी एक पीली परख जमा होती है। एवरी ऑल्टरनेट डे प्लास्टिक टंग क्लीनर्स आए हैं मार्केट में, आप प्लास्टिक टंग क्लीनर से साफ़ कीजिए। मैंने कई ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो मेटल से क्लीन करते हैं ज़बान को और वो कट जाती है, तो काफ़ी तकलीफ़ की बात है। वो आप मेटल के टंग क्लीनर से क्लीन ना कीजिए, आप प्लास्टिक टंग क्लीनर से क्लीन कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। जनाब सैयद अल्ताफ़ुद्दीन साहब MDS माशाल्लाह बेहतरीन तरीक़े से आपको बता रहे हैं। मुझे हकीम लुक़मान का वो क़ौल याद आ रहा था कि एहतियात इलाज से बेहतर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबसे पहले एहतियात करें, अगर वो एहतियात ना हो सका तो इलाज करें। जनाब का मशकूर व ममनून हूँ कि इन्होंने हमें कीमती वक्त दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें उरूज अता करे, इन्हें और कामयाबी अता करे, इन्हें सेहतमंद रखे। और अल्लाह ताला से और एक बार दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद रखे, आप सबको उरूज अता करे और आप सबको कामयाब ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।